नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा जेवर एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की विस्तृत परियोजना, एयरपोर्ट और प्रस्तावित संरेखन और पर विस्तार से चर्चा की गई है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने की है। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण और SMEC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, सिंचाई विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रस्तावित योजना के अनुसार एक्सप्रेसवे की शुरुआत DND से होगी और ये ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के ची4 तक पहुंचेगा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अलाइनमेंट को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सहमति से, यमुना क्षेत्र के अलाइनमेंट को यमुना प्राधिकरण की सहमति से अंतिम रूप दिया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित और अलाइनमेंट पर अपनी सहमति व्यक्त की है। परियोजना के पूरा होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर के बीच यातायात कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र के विकास और आवागमन को भी नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एम पीस 2026 AI इन मैनेजमेंट फॉर पीपल, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड एंटरप्राइजेस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित कई देशों के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रबंधन, नैतिकता, जवाबदेही, सहयोग और सतत विकास में जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना रहा। सम्मेलन का उद्घाटन सेठ आनंद राम जयपुरिया एजुकेटेड सोसाइटी के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया ने किया। उन्होंने AI मानव बुद्धिमत्ता का विकल्प नहीं बल्कि उसे अधिक सक्षम बनाने का माध्यम बताया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के COO प्रोफेसर विशाल तलवार, उद्योग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार और ग्लोब्स स्पिरिट्स के CEO परमजीत सिंह गिल ने भी अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने AI के जिम्मेदार उपयोग, शिक्षा, उद्योग समन्वय, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और CSG आधारित विकास पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन में फ्यूचर ऑफ वर्क, ह्यूमन AI कोलैबोरेशन इन इनोवेशन मैनेजमेंट तथा AI इन सस्टेनेबल फाइनेंस जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए, जहां शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम का समापन AI के नैतिक और मानव केंद्रित उपयोग पर जोर के साथ किया गया। देखिए, आज का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किया है, बहुत लोगों ने महत्व यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी है जिस पर बात कर रही है, तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि लीडरशिप आगे चल के मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए उसका महत्व क्या है। इनको अपने कंडक्ट में एथिकल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और मशीनों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और रेजिलियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को एम्पैथेटिकल होना पड़ेगा कि यदि एम्पैथी नहीं होगी कि हम क्या चीज़ सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ट्यूशन में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं विद रिगार्ड टू हमारे करिकुलम के कदम से कंडक्ट किया, जिससे कि बच्चों को ये मालूम हो कि जो नए स्किल सेट देखिए। तो वही गाजियाबाद मुरादानगर थाना क्षेत्र के बेहद ही हैरान और शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। क्षेत्र के गांव में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का संगीन मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे समुदाय के एक नाबालिग युवक पर लगा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गाँव का ही एक युवक उनकी 9 साल की बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोप है कि वहां ले जाकर आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना की भनक लगते ही बच्ची के परिजन और तुरंत उसे लेकर स्थानीय थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद से ही आरोपी युवक और उसके परिवार के लोग गांव छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर संबंधी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीड़ित बच्ची को
तुरंत मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। आरोपी की तलाश में टीम लग गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल में नहीं चाहिए इसका, हमें जेल में नहीं चाहिए इसका, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है बलात्कार। इस तरह की घटना तभी रुक सकती है, देखते ही शूट किया जाए ताकि जेल में उन्हें सुरक्षा से ना इनका भी सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ का प्रशासन जो है, मैं कह रहा हूँ हकीकत यहाँ का प्रशासन भ्रष्ट है, ये सच्चाई है। या जितना भी यहाँ का ये प्रशासन बैठा हुआ अगर ये सच्चाई से काम करे, अगर बच्चियों के साथ या किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे वो कोई क्षेत्र का आदमी हो, कोई नेता हो या कोई भी हो, अगर बच्चियों के अगर गलत हो रहा उनके फेवर में आ रहा, दूसरी पार्टी को गलत है, कोई मामला नहीं है किसी का। ये संज्ञान में ले प्रशासन भी अपनी गलतियों के सवाल, बच्चे के साथ जो गलत हुआ उसका संज्ञान लेके उसे कैड़ा से कैड़ा सख्त से सख्त जो हमारे इन्होंने मैडम ने बोला है, हमारे ये है बिल्कुल सही बोला है, एनकाउंटर हो। तो वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के रहने वाले 52 वर्षीय केमिकल कारोबारी राज कपूर से ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर करते समय बड़ी गलती हो गई थी। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने एक परिचित के खाते में 50 लाख रुपए भेजने थे, लेकिन ट्रांजैक्शन के दौरान उन्होंने गलती से 50 लाख की बजाय 5 करोड़ रुपए दर्ज कर दिए। इतना ही नहीं, धनराशि की कथित रूप से गलत बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई। गलती का एहसास होते ही कारोबारी ने बिना देर किए गाजियाबाद साइबर सेल से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत मिलते ही साइबर सेल सक्रिय हो गए और संबंधी बैंक तथा अन्य एजेंसियों से समन्वय कर उस बैंक खाते को तत्काल फ्रीज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें राशि ट्रांसफर हुई थी। और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि धनराशि सुरक्षित रखी जा सके और नियम अनुसार कार्रवाई पूरी हो सके। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी रकम ट्रांसफर करते समय बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का नाम और राशि की कई बार पुष्टि करने के बाद ही बेहद आवश्यक है ताकि इस प्रकार की महंगी गलतियों से बचा जा सके। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए साइबर फ्रॉड की 5 करोड़ की धनराशि को 100% फ्रीज कराया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में जनपद में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जनपद स्तर पर साइबर थाना, सभी जोनों पर एक साइबर सेल और हर थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। ये जो सूचना है, ये केस थाना इंद्रपुरम के राज कपूर जी के साथ एक फ्रॉड हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने 11:45 पर साइबर थाना को दी थी और जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्य किया गया। और I4C, जिसको इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कहा जाता है, उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए लगभग रात्रि 3 बजे तक 100% धनराशि फ्रीज कराई गई है। इसमें एक जनता से अपील भी है कि जिस तरह से राज कपूर जी ने गोल्डन आवर में कंप्लेंट रजिस्टर करा के पुलिस को अप्रोच किया था, अगर उसी तरह से हमारे सभी लोग जिसके साथ भी साइबर फ्रॉड होता है और वो गोल्डन आवर में अपनी कंप्लेंट को 1930 या NCRP पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं, तो उसमें धनराशि के रिट्रीव करने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। पुलिस तो वहीं गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 14 से घर में लगी आग का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। शुरुआत में इसे सामान्य आगजनी की घटना माना जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के सामने आने के बाद मामले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में कथित तौर पर घर के कारोबारी को स्वयं आग लगाते हुए देखा गया है और हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगजनी के पीछे घरेलू विवाद को वजह बताया जा रहा है। घटना के समय घर में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। ऐसे में यदि ये दावा सही पाया जाता है तो इससे गंभीर हादसा हो सकता था। पुलिस का कहना है कि अब तक परिवार की ओर से कोई भी औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। यह मामला घरेलू विवाद के दौरान उठाए जाने वाले खतरनाक कदमों को लेकर भी चिंता पैदा करता है। यदि जांच में वीडियो और आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र स्थित फूलत गांव का एक मदरसा धर्मांतरण के आरोपों को लेकर चर्चा में है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में दारुल उलम
उलूम रहीमिया मदरसे के संचालकों पर हिंदू युवक युवतियों के कथित धर्मांतरण का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस और की टीम मदरसे पहुंचकर कई घंटे तक जांच पड़ताल की। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में धर्मांतरण के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के एसएसपी से मामले की गंभीरता से जांच कराने को कहा है और उन्होंने कहा है कि यदि जांच में कोई व्यक्ति सामाजिक या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला आरोपों और जांच के स्तर पर है। पुलिस या प्रशासन से अभी तक धर्मांतरण के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। देखिए, फुलत मदरसे की चर्चा आज समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर में चल रही है। तत्काल प्रभाव से हमने एसएसपी को कहा है कि जांच कराएं। अगर इस प्रकार के तत्व इन सामाजिक और असामाजिक कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई हो। चूँकि पूर्व में हमने देखा है कि धर्मांतरण के मामले जो लिप्त पाए गए उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी जाँच भी हुई है। और उन्होंने ये भी आह्वान किया मुख्यमंत्री ने कि बच्चों के हाथ में कलम दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, ताकि समाज का भी और परिवार का भी सर्वांगीण विकास हो सके। और जो पतन के रास्ते पर इस प्रकार से बहला के फुसला करके वो दिग्भ्रमित करने का काम करें तो इनका भी विनाश निश्चित है और समाज का भी नुकसान होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय रख रहा हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फुलत में एक दारुल उलूम रहीमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफरजुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। देखिए, तो वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सीजन की पहली बारिश के बाद सड़क पर बने गहरे गड्ढे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया देते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जल्दबाजी में परियोजना पूरी करने के दबाव के कारण निर्माण मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। टिकैत ने कहा है कि सड़क निर्माण में मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी परतों और दबाव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होने पर बारिश के दौरान कटान और सड़क धंसने जैसी समस्याएं सामने आती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि निर्माण सामग्री और तकनीकी मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है तो पहली बारिश में ही इस तरह की स्थिति बन जाती है। फिलहाल संबंधी निर्माण एजेंसी या अधिकारियों की ओर से वायरल वीडियो और निर्माण गुणवत्ता को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है और लोग एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। मानसून की पहली बारिश हुई और वो हाईवे धंसने लगा, एक्सप्रेस धंसने लगा। देखो, जल्दबाजी में बनी हुई चीजें और इसमें मैंने ठेकेदार उस क्वालिटी का ध्यान नहीं रखता जिस क्वालिटी की सड़कें बननी चाहिए। फिर मिट्टी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, उसका जो उसको दबा जा रहा है तो उसको किस तरह से दबा जा रहा है, उसकी लेयर कितनी है, जो मानक है उनका ध्यान नहीं रखते, इसलिए इसमें कटान पड़ते हैं। जिस तरह से मानसून की पहली बारिश हुई और हालात उस एक्सप्रेस से कुछ अलग ही देखने को मिले, धसावाज जाना चाह भाई धसिया बारिश है, रेता गिर गया, मिट्टी चिकनी मिट्टी डलनी चाहिए, रेत डल गया तो रेत को पानी का आगे कटान हो जाएगा। जिस तरह से उसको प्रेस करना चाहिए
ये ठेकेदारों की कमी रहती है सारी। जल्दीबाजी में तैयार किया, जल्दबाजी में तैयार करा गया। उधर सरकार का दबाव रहता है कि इसको जल्दी तैयार करो, उधर मिट्टी भी उस हिसाब से मिलती। तो वहीं नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सेक्टर 93 निवासी आशीष, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत है, उससे कथित तौर पर 13 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की है। जानकारी के अनुसार आशीष जर्मनी की एक कंपनी में नौकरी के अवसर तलाश रहे थे। इसी दौरान उन्हें व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से संदेश मिला। संदेश भेजने वाले ने खुद को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े बताते हुए जर्मनी में नौकरी दिलाने का दावा किया। आरोप है कि साइबर ठगों ने जॉब सर्टिफिकेट, मेडिकल जांच और वीजा प्रक्रिया और ट्रैवल टिकट सहित विभिन्न औपचारिकताओं के नाम पर किस्तों में 13 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। रकम लेने के बाद जब कथित भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और संपर्क टूटने लगा, तब आशीष को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधी बैंक खातों तथा डिजिटल लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाले अनजान संदेशों और भुगतान संबंधी मांगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं नोएडा के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के नाम पर कथित रूप से 1000 रुपए मांगने की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ओपीडी में तैनात 2 इंटर्न को हटा दिया है। ये कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एहतियात की गई है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया है कि कार्यकर्ता को अपना बयान दर्ज कराने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जांच के दौरान कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बावजूद पारदर्शिता बनाए रखने और भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के उद्देश्य से दोनों इंटर्न को ओपीडी ड्यूटी से हटा दिया गया है। शिकायत सेक्टर 45 निवासी जिशान ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि उनके रिश्तेदार मरियम को सीटी स्कैन कराने के लिए एक पर्ची पर कथित एजेंट का मोबाइल नंबर दिया गया था, जिसके बाद एजेंट ने जांच कराने के बदले 1000 रुपए की मांग की। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अन्य कर्मचारी को भी सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में मरीजों से जुड़े किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने आवश्यक विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली है। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव सौदा हबीबपुर में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर तनावपूर्ण स्थिति के बाद फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चौधरी कल्याण सिंह के भट्टे की जमीन पर कथित भूमाफिया राधे तोमर पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले पथराव हुआ और इसके बाद आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई। सरेआम हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, आज क्या मामला हुआ और किसकी संपत्ति है? वो संपत्ति मेरी है, लेकिन कुछ भूमाफिया और दबंग और ग्रुप बना करके कब्जा करते हैं और कब्जा करके अनैतिक दबाव घेर के जमीन को छीन लेते हैं और छीन करके फिर उसी जमीन को औने पौने दामन बेच करके कुछ प्रशासन को देते हैं, कुछ खाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। आज क्या मामला हुआ? आज वो 4 दिन से लगातार रात को कब्जे को बढ़ाए जा रहे थे। टीन शेड डाल लिया, कभी कैंची डाल ली, कभी चिनाई कर दी, कभी वो कर दी। मैंने पुलिस को 12 नंबर पे पुलिस को बार बार मैंने मैसेज करा कि भाई मेरी इसे रोक दो, आप रोक दो, इसे मत करने दो, लेकिन पुलिस जाती है ना, हमने काम रुकवा दिया। हमारे यहीं तक काम है, यहाँ के बाद नहीं है, आगे काम नहीं करेंगे, अगले दिन फिर काम करते हैं। जयनगर के ग्राम सौंदा हबीबपुर में 2 पक्षों के बीच में एक निजी संपत्ति को लेकर विवाद है
यह मामला वर्तमान में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें एक पक्ष के द्वारा वहां पहले से उपस्थित बाउंड्री वॉल तथा टीन शेड को वहां जाकर गिरा दिया गया। इसके संबंध में दूसरे पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें फायरिंग होने की बात कही जा रही है। उसमें एक फायरिंग जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसके संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है कि यदि फायरिंग की गई है तो किस पक्ष के द्वारा की गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के बेखौफ चोरों का आतंक एक बार फिर से सामने आया है। यहां अंश कलेक्शन नाम की कपड़ा दुकान से चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात चोर दुकान में दाखिल हुआ और पहले काफी देर तक कपड़ों को देखता रहा। इसके बाद उसने मौके का फायदा उठाते हुए कपड़ों से भरा एक थैला चोरी कर लिया और वहां से फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी और पुलिस टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक आइसक्रीम की ठेली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ठेली चलाने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घटना सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज गति में थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और वहां मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हादसे के कारणों की पुष्टि की जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और वाहन चालक की पहचान की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो बुलंदशहर में गौकशी से अर्जित अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर सिकंदराबाद पुलिस ने गैंगस्टर आयूब की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और जानकारी के अनुसार गैंगस्टर आयूब द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का 3 मंजिला मकान कुर्क किया गया है। इसके साथ ही उसके नाम दर्ज करीब 60,000 रुपए कीमत HF ड्यूलक्स बाइक भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है, जिनमें अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर उसे सरकारी कब्जे में लिया जाता है। अधिकारियों के अनुसार ये संपत्ति गौकशी की और अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस ने मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के निर्देशन में थाना सिकंदराबाद पुलिस टीम द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 2 गैंगस्टर अभियुक्तों की गौवध आदि अपराध कारित कर अर्जित की गई संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 60,000 रुपए है, को कुर्क किए जाने का आदेश पारित कराया गया है। जिसमें अभियुक्त अयूब पुत्र अफलातून निवासी थाना सिकंदराबाद का 3 मंजिला मकान व अभियुक्त उमर पुत्र इलियास निवासी थाना सिकंदराबाद की 1 मोटरसाइकिल शामिल है। दोनों ही सातिन किस्म के गौकस अपराधी हैं और दोनों पर ही क्रमशः 3 व 4 अभियोग पूर्व से भी पंजीकृत हैं। इस अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित उनके द्वारा की गई है। संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर हरियाणा मार्को की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान लगभग 150 पेटी अंग्रेजी और देशी शराब जब्त किए गए हैं, जिसकी बाजार में कीमत करीब
7.50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब हरियाणा से लाकर अवैध रूप से सप्लाई की जाती थी और पुलिस ने मौके से जालंधर निवासी तस्कर राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम धारा 60, 63, 72 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे नेटवर्क को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है, उसके आधार पर पुलिस सक्रिय होती है। पहले ये एक मुकदमा 333/26 जो पहले 406 आईपीसी हुआ करता था, उसमें 316 बीएनएस का दर्ज हुआ था, जिसमें ये सूचना मिली थी। एक रईस नाम का व्यक्ति है जिसने ये कंप्लेन किया था कि खुर्शीद और कुछ लोग हमारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज करने के बाद जब पुलिस उसका इंटेलिजेंस गैदर करती है तो उसी आधार पर यह सूचना मिलती है गाड़ी जो है जा रही है उत्तराखंड की तरफ। इस परिदृश्य में इंस्पेक्टर मंडी और सीओ मंडी तथा आबकारी की टीम भी उसमें बाद में उस मामले में लाई गई ताकि जो है पूरे मामले को कायदे से देखा जाए। जब इसमें शराब होने की सूचना मिली तो आबकारी की टीम भी उसमें सहयोग करने लगी। इस परिदृश्य में लगभग 7.5 से 8 लाख की शराब देशी प्लस अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त राजेंद्र नाम का गिरफ्तार किया गया है जो कि मूलतः पंजाब का रहने वाला है तथा इसने पूछताछ से बताया है कि ये इस सोनीपत से हरियाणा से इस शराब को अवैध रूप से उत्तराखंड राज्य ले जा रहा था, जिसमें इसका दाम कम से कम हर पाउच पर 10 से 15 रुपए का दाम बढ़ जाता है, जिससे इसको आर्थिक लाभ मिलता है। तो वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने ऑनलाइन दोस्ती के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ये कार्रवाई सेक्टर 54 स्थित सीएनजी पंप के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट की सूचना पर की गई है और बाद में सामने आया है। पुलिस जांच में पाया गया है कि इस घटना में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें 3 महिला, 2 पुरुष और 1 नाबालिग शामिल है। ये गिरोह कथित रूप से जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ग्राहकों को संपर्क में लेकर उन्हें निशाना बनाते थे। जानकारी के अनुसार गिरोह पहले लोगों से ऑनलाइन संपर्क कर उन्हें विश्वास में लाता था और फिर सुयोजित तरीके से लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट कार और कुछ नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित घटनाओं की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन संपर्कों के माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें और सतर्क रहे ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 2 और एसएचओ 24 के द्वारा एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है और जिसमें कुल 5 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है और इनके कब्जे से कुल 3 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से एक जो वाहन है वो इनके द्वारा लूटा गया था। बाकी 2 जो कार हैं वो इनके द्वारा घटना में प्रयोग की जाती थी। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे और जिसके माध्यम से ये लोगों को धोखाधड़ी करके और अपने नेटवर्क में के माध्यम से उनको फंसाते थे और फ्रेंडशिप करने के लिए इन्होंने साथ में अपने 2-3 लड़कियां भी रखी हुई थी, जिनको ये दिखा करके आश्वस्त करते थे कि ये फ्रेंडशिप क्लब करवाएंगे और ये क्लब जेन्युइन है। इसके पश्चात धोखाधड़ी करके और जो विक्टिम होता था उसके पास जो भी सामान होता था उसकी वो लूटपाट कर लिया करते थे। साथ ही साथ उसका यूपीआई और ऑनलाइन माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर करा लिया करते थे। पुलिस आयुक्त महोदय। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।